बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारू। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारू। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट कहूँ सो जात न टारू। देवन आन करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारू। संकट मोचन नाम तिहारू, संकट मोचन नाम तिहारू। बालिकी दास कपीस बसे गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारू। बालिकी दास कपीस बसे गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के सोत निवारो। सो तुम दास के शोक निवारो, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारू। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय क्रोज कपि सह बैन उचारू। अंगद के संग लेन गए सिय क्रोध कपि सह। हेलो 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 हेलो। जीवत ना बची हो हम सो जो बिना। हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? तट सिंधु सबे तबला बढ़िया हो, प्राण उबारो। कोई दिक्कत तो नहीं है? सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कहि शोक निवारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कहि शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाहे महारजनी चर मारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाहे महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सुहागी सुदे प्रभु पुत्र का शोक निवारो। चाहत सिय अशोक सुहागी सुदे प्रभु पुत्र का शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लजो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लैगे वैद्य सुषेण समेत दबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो। लगे वैद्य सुषेण समेत दबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दही तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। आन सजीवन हाथ दही तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम हाँ जी, तिहारो। वेरी गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून जी, की हाल चाल? रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। रावण युद्ध अजान सारे बच्चे फटाफट से सारे ग्रुप में शेयर कर दो जी। सिर डालो। सारे बच्चे इसको फटाफट से सारे ग्रुप में शेयर कर दो। जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, सब में शेयर कर दिया करो इस वीडियो को। संकट वारो। आनि खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जिवे अहिरावण लड़ी रघुनाथ पताल से हारो। बंधु समेत जिवे अहिरावण लड़ी रघुनाथ पताल से हारो। देवी पूज भली विधि सो बलि देहु सबई मिली मंत्र विचारो। देवी पूज भली विधि सो बलि देहु सबई मिली मंत्र विचारो।
बचाए सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत सहवर जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत सहवर को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, कौन है नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? कसम खा के कहो, दिल पे हाथ रख के कहो, कसम खा के कहो, दिल पे हाथ रख के कहो, तुम्हें जीएसटी की चार्ट बुक कैसी लगी है? बढ़िया लगी है ना? इनकम टैक्स के इससे भी खतरनाक होगी, ठीक है ना? इनकम टैक्स के इससे भी खतरनाक होगी, मैं बता रहा हूं। जब तुम इनकम टैक्स की चार्ट बुक देखोगे ना, थोड़ी सी बड़ी होगी, इससे 35 से 40 पेज उसके जा सकते हैं, उस पर काम चल रहा है। तो 20 से 22 तारीख को उसको मैं लॉन्च करूंगा, और बिलीव में जब मैं उस चार्ट बुक को आपको दूंगा ना, इनकम टैक्स की चार्ट बुक, जब उसमें से आप रिवीजन करोगे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको पक्का पक्का मजा आएगा, मैं सही बता रहा हूं सर। तो ये बहुत मेहनत से मैंने 2 चार्ट बुक तैयार की हैं इस बार के एग्जाम के लिए, और बिलीव मी इससे तुम्हारी रिवीजन में काफी हेल्प होगी। जब तुम्हें बार बार जीएसटी रिवाइज करना होगा, जब तुम्हें बार बार इनकम टैक्स के प्रोविजंस रिवाइज करने होंगे, तो वो सारे के सारे प्रोविजन जो होंगे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे इसी चार्ट बुक के अंदर कवर हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना? तो टेंशन मत लो, मैं इस बार तुम्हारे एग्जाम निकलवा के मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी मेहनत करनी पड़े, बस तुमने मेहनत करनी है, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ना। अगर तुम साथ नहीं छोड़ोगे ना, मैं पूरी जान लगा दूंगा इस बार तुम्हारे एग्जाम निकलवाने की, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आने चाहिए टैक्सेशन के अंदर। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब आपको मैंने कल वाली क्लास में कैपिटल गेन की हम रिवीजन कर रहे थे, और कैपिटल गेन का पार्ट नंबर 2 हमने खत्म कर लिया, पार्ट नंबर 3 हमने खत्म कर लिया। और एक बच्चे ने, मैंने अभी भी देखा कि सर आपकी बात सच हो गई है कि पार्ट नंबर 2 में से इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं इस बार मेरी बात सच होगी, एग्जाम के अंदर भी, एग्जाम में भी तुम्हें पार्ट नंबर 2 में से क्वेश्चन आएगा। आज डेट नोट कर लो, 11 मार्च 3:32 पे ये बात मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूं कि इस बार के एग्जाम में कंफर्म, मैं बता रहा हूं, पार्ट नंबर 2 में से कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, और वो 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और वो विद इंडेक्सेशन वाला और विदाउट इंडेक्सेशन वाला बनेगा। तो वाला सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जितना हो सके आप ये मान के चलो कि पार्ट नंबर 2 में से ना इस बार क्वेश्चन कंफर्म बना हुआ है। और बाकी एक अनाउंसमेंट आज मैं शाम को फिर और करूंगा जी। उस अनाउंसमेंट के अंदर जो मैं नया बैच लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसकी अनाउंसमेंट भी आज मैं कर दूंगा। तो वो बैच सभी के सभी बच्चे अटेंड करेंगे, जिनको भी 80+ का टारगेट लेके चलना है, उसमें सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसकी अनाउंसमेंट भी आज मैं कर दूंगा कि वो कब से स्टार्ट होगा, ठीक है? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। सर एक बार पार्ट नंबर 2 फिर से बताओ। पार्ट नंबर 2 में यार कई बार बता चुका हूं, ठीक है? एक बार दोबारा से अब सुन लो ध्यान से, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं जी। अब ये कैपिटल गेन के अंदर ये मैंने 3 पार्ट आपको बनवाए थे, एक तो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है। सारे बच्चे पार्ट नंबर 1 दोबारा सुन लें। पार्ट नंबर 1 का मतलब होता है जिसमें आपने एसेट परचेज की है 23 जुलाई 2024 या उससे पहले, और आपने बेची भी जो है वो 23 जुलाई 2024 या उससे पहले बेची है, ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में क्या है? पार्ट नंबर 2 में आपने खरीदी पहले है बट बेची आपने बाद में है, ये पार्ट नंबर 2 है। फिर पार्ट नंबर 3 में क्या है? आपने खरीदी भी बाद में है, आपने बेची भी बाद में है, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 में जो तुम्हारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे आफ्टर इंडेक्सेशन का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले केस में कोई भी इंडेक्सेशन होता ही नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले केस में जब तुम कैपिटल गेन निकालोगे तो इंडेक्सेशन करके निकालोगे। फिर जब तुम लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन करके निकालोगे तो रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो लॉन्ग टर्म वाले केस में 20% टैक्स रेट तुम्हारा एप्लीकेबल होगा। ये सारी बातें आपकी पार्ट नंबर 1 के अंदर है। फिर अगर पार्ट नंबर 2 की बात करूंगा तो पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने कहा था कि चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों केस में कैपिटल गेन निकालने का तरीका सेम है। अब दोनों केस में कैपिटल गेन निकालने का तरीका सेम का मतलब क्या है? चाहे शॉर्ट टर्म होंगे तो भी विदाउट इंडेक्सेशन निकालने हैं, चाहे लॉन्ग टर्म होंगे तो भी हमें विदाउट इंडेक्सेशन निकालने हैं। दोनों में से किसी भी केस में इंडेक्सेशन नहीं करना। बट शॉर्ट टर्म वाले केस में स्लैब रेट लगेंगे। अब लॉन्ग टर्म वाले केस में जब तुम टैक्स निकालोगे तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर तुम इंडिया के रेजिडेंट हो,
अगर तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, तुम इंडिविजुअल हो, तुम एचईएफ हो और तुमने लैंड और बिल्डिंग को बेचा है, तो लैंड और बिल्डिंग वाले केस में हम तुम्हें ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन क्या देंगे कि जो तुमने विदाउट इंडेक्सेशन निकाला उसका 12.5% और आफ्टर इंडेक्सेशन 20%, विच एवर इज लेस जो होगा उतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। बट ये ऑप्शन सिर्फ लैंड बिल्डिंग वाले केस में है, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचईएफ वाले केस में और किसी भी केस में ऑप्शन नहीं है। सर अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं या अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल एचईएफ नहीं हूं, तो हर केस में बिफोर इंडेक्सेशन जो तुमने गेन निकाला उसका 12.5% जो होगा वो तुम यहां पे टैक्स पे करोगे। ये सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस की थी। फिर अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करता हूं, तो पार्ट नंबर 3 में जो भी तुम कैपिटल गेन निकालोगे उस कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगेगा वो 12.5% ही लगेगा, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सारी बातें हमने पार्ट नंबर 3 के अंदर की थी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? 112A की बात नहीं कर रहा, 112A को हम अलग से डिस्कस करेंगे। 112A जो है वो शेयर्स वाले केस में एप्लीकेबल है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि शेयर्स को छोड़ के जो भी तुम्हारे लॉन्ग टर्म गेन आ रहे हैं जो 112 में टैक्सेबल है उसकी बात मैं कर रहा हूं जी। तो 112A हो गया और 111A हो गया, उसकी बात हम अलग से डिस्कस करेंगे। वो शेयर्स वाले केस में एप्लीकेबल होगा, उसकी बातें अभी तक हमने यहां पर नहीं की जी। क्या इसको पैक कर सकता हूं? पक्का पक्का, चलो जी। जीएसटी का क्वेश्चन बैंक दे दो, दे दूंगा, टेंशन मत लो। मैंने आपको वादा किया हुआ 20 से 22 तारीख तक आपको इनकम टैक्स की चार्ट बुक मिलेगी और उसी के साथ में जीएसटी का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे बताओ। अब ये तीनों पार्ट हमने यहां पे कंप्लीट कर लिए और इसका क्वेश्चन आपको मैंने ये वाला होमवर्क दिया था। अब मेरे को बताओ पहले तो इस क्वेश्चन को आपने किया या नहीं किया जी? सारे बच्चे बताओ, ये वाला क्वेश्चन आपने किया या नहीं किया? जल्दी बताओ जी, ये वाला क्वेश्चन आपने किया या नहीं किया? सर होमवर्क में क्वेश्चन में 4th एग्जांपल में बिल्डिंग वाला उसमें सरचार्ज मिलेगा ना? 4th वाले में सरचार्ज मिलेगा, वो एक बार देखना पड़ेगा जी, एक बार देखना पड़ेगा। होमवर्क डन कर लिया आपने? होमवर्क कर लिया सबने? तो पहले बताओ इसके पहले वाले पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो फर्स्ट पॉइंट में तुम्हारा कोई डाउट तो नहीं है? तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या था? फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपने परचेज भी आपने पहले किया था, ठीक है, और आपने बेचा भी जो था पहले था। तो इसमें आफ्टर इंडेक्सेशन गेन निकालेंगे और 20% टैक्स रेट यहां पे लगेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें इंडेक्सेशन है और 20% टैक्स लगेगा, 4% सेस लगेगा, फिर आपका ये आंसर निकल के आएगा जी। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूंगा तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या था? हम यहाँ पे कैपिटल गेन जो निकालेंगे वो बिफोर इंडेक्सेशन निकालेंगे क्योंकि वो सेकंड कैटेगरी में आ रहा है। अब अगर वो सेकंड कैटेगरी में आ रहा है तो इस केस में चेक करो 79 लाख का लॉन्ग टर्म गेन है और जब मैं टैक्स निकालूंगा तो 79,90,000 का 12.5% और फिर इंडेक्सेशन करके जो गेन निकल के आएंगे उसका 20%। इनमें से लेस जो होगा तो लेस मेरा ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे गेन 50 लाख से ऊपर है तो 10% सरचार्ज भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। 10% सरचार्ज यहाँ पे लग गया, फिर 4% सेस यहाँ पे लग गया। इस तरह से आपका आंसर निकल के आ गया जी। फिर अगर मैं तीसरी कैटेगरी की बात करूंगा तो थर्ड कैटेगरी में चेक करोगे, थर्ड कैटेगरी के अंदर मैंने कहा था कि यहां पर ये पर्सन जो है ये नॉन रेजिडेंट है, मतलब उस वाली कैटेगरी में कवर नहीं है जिनको ऑप्शन मिलेगा। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सीधा 12.5% यहां पे एप्लीकेबल होगा। अब अगर एग्जैक्ट कैपिटल गेन 1 करोड़ का है तो 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है तो 10% यहां पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, 4% यहां पे सेस एप्लीकेबल होगा। अब यहां पे विच एवर इज लेस वाला ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचएफ को मिलेगा और मैंने कहा था पार्ट नंबर सी में वो है नहीं। तो पार्ट नंबर सी में अगर वो है नहीं तो इट मींस ऑप्शन यहां पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो डायरेक्टली 12.5% जो टैक्स होगा वो लगेगा, प्लस में सरचार्ज लगेगा, प्लस में सेस लगेगा। ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आ रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर अगले पॉइंट की बात करूंगा। फिर पॉइंट नंबर 4 में क्या था? अब पॉइंट नंबर 4 में यहां पे हम क्या करेंगे, एक बार चेक करना। पॉइंट नंबर 4 जो है उसके अंदर परचेज हमने कब किया जी? परचेज हमने किया है पहले और जो हमने बेचा है वो भी पहले बेचा है, तो ये तो पुराना लो वाला है। तो अगर ये पुराने लो वाला है उस केस में हम इंडेक्सेशन करेंगे। तो अगर मैं इंडेक्सेशन करूंगा तो यहाँ पे आई को माइनस करोगे, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ पे देखो इन्होंने आई को यहाँ पर माइनस की है, फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल होगा और 4% सेस लगेगा। एक बच्चा कह रहा है सर क्या यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा? सरचार्ज एप्लीकेबल क्यों होगा भाई? सरचार्ज एप्लीकेबल क्यों होगा? ये तो ओल्ड लो है ना। अब अगर ओल्ड लो है तो इसमें तो इंडेक्सेशन देनी ही है। वो नए लो के अंदर क्या होता है कि विदाउट इंडेक्सेशन वाला जो गेन होता है उसको हम टोटल इनकम में लेके जाते हैं।
ये तो ओल्ड क्वेश्चन है, तो ओल्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो आफ्टर इंडेक्सेशन है उसी का जो गेन निकल कर आएगा उसके 20% के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं जी। सर ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल वाला एसेट एक बार बता दो, तो वो तो तीसरा केस हो गया ना, तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ करना ही नहीं ना। शॉर्ट टर्म में क्या करना है, शॉर्ट टर्म में जो भी तुम विदाउट इंडेक्सेशन गेन निकालोगे और उस पर स्लैब रेट लगा दोगे। भाई ऑलवेज शॉर्ट टर्म वाला जो है, तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म तो थर्ड कैटेगरी है। अच्छा अभी मैं सेक्शन 50AA की बात नहीं कर रहा, एक बार अभी 50AA को छोड़ दो, मैं भी 50AA की बात नहीं कर रहा। 50AA में क्या होता है, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जहां पे ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या इसको लॉक कर दें? सर सेकंड में 79,80,000 नहीं आएगा। 79,80,000 क्यों आएगा? क्या कर रहे हो तुम? 7980 क्यों आएगा? यहां पे 10 लाख ये है, 10,000 ये है, तो 10 लाख 10,000 माइनस करेंगे तो 79,90,000 ही तो आएगा। सर अगर बिफोर 23 जुलाई सेल वाला टोटल इनकम कैसे होगा? अरे मेरे नालायक बच्चों यार, तुम कैसी बात करो, तुम रेगुलर बैच समझ रहे हो क्या इसको? पहली बात तो ये रेगुलर बैच मत समझो और ना ही रेगुलर बैच वाली बातें करो। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ, अगर मैंने 23 जुलाई 24 से पहले ट्रांसफर किया तो टोटल इनकम में क्या करेंगे? तो टोटल इनकम में जो आफ्टर इंडेक्सेशन जो गेन निकल कर आया वो दिखाओगे ना तुम। भाई जैसे तुम पहले दिखाते थे, तुम एक बात बताओ, तुम अभी तक कैपिटल गेन में क्या करते थे? अभी तक कैपिटल गेन में यही तो करते थे ना कि आफ्टर इंडेक्सेशन जो मेरा गेन आता था उसी को तुम टोटल इनकम में लेके जाते थे। अब फर्क बस ये निकल के आ गया कि हम कैपिटल गेन जब निकालेंगे वो बिफोर इंडेक्सेशन निकालेंगे, अब जो बिफोर इंडेक्सेशन वाला गेन होगा उसको हम टोटल इनकम में लेके जाएंगे। बाकी एक बार ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, कैपिटल गेन खत्म भी करना, भी कई सारे सेक्शन बचे हैं। अभी सेक्शन 54 की सीरीज बची है, अभी सेक्शन 45(1) की एक्सेप्शंस बची हैं, अभी 112 111A बचा है, अभी सबसे मेन सेक्शन जो इस बार के एग्जाम के अंदर बनेगा 50C, अभी उसकी रिवीजन बची है। एक बार पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर आपके डाउट्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली यहां पे खत्म हो जाएंगे जी। हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में रिबेट मिलती है, 112A में से रिबेट नहीं मिलती, 112 में रिबेट मिलती है जी। चलो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ। अब जो अगला सेक्शन मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूं, इसके बाद फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा और वो तुम मेरे को क्वेश्चन करके दिखाओगे। अब जो अगला सेक्शन हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो हमारा कैपिटल गेन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सेक्शन 50C है हमारा जी। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना, अब जो ये सेक्शन 50C है ना, अब ये कैपिटल गेन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन जो बनेगा वो सेक्शन 50C भी आपको यहां पर देगा। तो 50C को बहुत ध्यान से सुनना कि सेक्शन 50C कहता क्या। पहली बात ना, सेक्शन 50C की मैं तुम्हें जब रिवीजन करा रहा हूं तो रिवीजन करवाने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं कि सेक्शन 50C जो है, अब ये 50C किस केस में लगता है। पहली बात तो ये समझ लो कि सेक्शन 50C जो है ये हर कैपिटल एसेट वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में एप्लीकेबल है, और किसी भी केस में सेक्शन 50C नहीं लगेगा। पहली बात तो ये इट मींस अगर मैंने लैंड बेची है, अगर मैंने बिल्डिंग बेची है या लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, उस केस में 50C की बात होगी, और किसी भी केस में सेक्शन 50C की बात नहीं होगी। और दूसरी बात, सेक्शन 50C जो है वो सेल प्राइस हमें बताएगा, वो परचेज प्राइस नहीं बताएगा। मतलब पहली बात ये सुनो कि 50C बताता क्या है, तो 50C जो है ना वो सेल प्राइस के बारे में बात करेगा, वो परचेज प्राइस के बारे में बात नहीं करेगा। अब 50C क्या कहता है, तो 50C ये बात कहता है कि अगर तुमने लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग बेची है और अगर तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारी सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है, इट मींस फॉर एग्जांपल अगर आपने लैंड बेची है, आपने बिल्डिंग बेची है, या आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, और जो भी आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को हम सेल प्राइस मान लेंगे, तुम्हारा एक्चुअल सेल प्राइस हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो 50C एप्लीकेबल तब होता है अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है।
इट मींस अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 110% के बराबर है या उससे कम है, उस केस में 50C एप्लीकेबल नहीं है। और जहां 50C एप्लीकेबल नहीं है वहां पर एक्चुअल सेल प्राइस ही मेरा सेल प्राइस बनेगा, वहां पर एसडीवी मेरे किसी काम की नहीं है जी। तो एक बार चेक करो, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो जी, अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस से कम है तो 50C एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल सेल प्राइस मेरा सेल प्राइस है। अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस के बराबर है तो भी 50C एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल सेल प्राइस ही मेरा सेल प्राइस है। फिर अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ सेल प्राइस से कम है, उस केस के अंदर भी 50C एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल सेल प्राइस ही मेरा सेल प्राइस है। बट अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरी एक्चुअल सेल प्राइस के 110% के बराबर है तो बराबर होने पर भी 50C एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल सेल प्राइस मेरा सेल प्राइस है। बट अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है तो वहां 50C लगेगा, उस केस में जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो मेरा सेल प्राइस बनेगी। तो पहली बात ये समझो कि 50C कहां लगेगा जी। तो 50C ये बात कहना चाहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें एक्चुअल सेल प्राइस दिया होगा, तुम्हें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी दी होगी, और अगर तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है तो फिर तो गवर्नमेंट कह रही स्टैंप ड्यूटी को सेल प्राइस मान लेना, नहीं तो जो तुम्हारा एक्चुअल सेल प्राइस होगा ना उसी को सेल प्राइस मान के चलना। वो गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहना चाह रही है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। तो तुम्हें दो वैल्यू दी होंगी, तुम्हें एक्चुअल सेल प्राइस भी दिया होगा, तुम्हें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी दी होगी। तुम बस ये देख लेना कि तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी जो है वो एक्चुअल सेल प्राइस के अगर 110% से ऊपर है तो एक्चुअल सेल प्राइस को इग्नोर करना, स्टैंप ड्यूटी जो होगी वो तुम्हारी सेल प्राइस बन जाएगी। ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है। अब बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात मेरे को सोच के बताओ कि कई बार क्या होता है, हमने ना क्वेश्चन में देखा है कि क्वेश्चन में ना कई बार दो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी होती है। अब क्वेश्चन में दो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमें कौन सी दी होती है, तो कई बार क्या होता है कि हमें डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमें अलग दी होती है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमें अलग दी होती है। अब याद करो, मैंने कहा था कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अलग दी है और रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अलग दी है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को तुम बेस बना के चलोगे। बट कब, अगर बायर ने कुछ पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले सेलर को पे कर दिया, कैसे, या तो अकाउंट पे चेक से या अकाउंट पे ड्राफ्ट से या ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, उस केस में एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बेस बनेगी, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी वो बेस बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो बताओ, अगर तुम्हें दो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी है, मान लो एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अलग दी है और रजिस्ट्रेशन वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अलग दी है, तो इन दोनों में से गवर्नमेंट कह रही हम एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी ना उसको बेस बना के चलेंगे। बट उसको बेस हम तब बनाएंगे अगर बायर ने सेलर को कुछ पैसा या सारा पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया था, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से या ऑनलाइन पे कर दिया था, फिर तो एग्रीमेंट के दिन की बेस बनेगी, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी वो बेस बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्रॉस चेक यहां पे कवर नहीं होगा जी, क्रॉस चेक को हम इग्नोर करके चलेंगे। यार एक तो ना 18 अक्टूबर वाले को समझाओ पहले, कौन सा 18 अक्टूबर वाला प्रोविजन है? नालायक कहीं का कौन है बच्चा ये? 18 अक्टूबर को कौन सा प्रोविजन आ गया? 1 घंटा हो गया बच्चा बार बार मैसेज लिख रहा है 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर मेरा बर्थडे था, नालायक। पता नहीं कौन सा प्रोविजन 18 अक्टूबर को आ गया। 23 जुलाई है, और कौन सा 18 अक्टूबर को प्रोविजन आया, पता नहीं कौन सा बच्चा कहां से पढ़ रहा है। ये टैक्स की क्लास चल रही है मेरे बच्चे, इधर देखो ध्यान से। यहां तक बात क्लियर है? पक्का पक्का? क्या इसको लॉक कर दें? चलो। क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक एक नॉर्मल चेक होता है। क्रॉस चेक को हम अकाउंट पे चेक में कवर नहीं करते, क्रॉस चेक को नॉर्मल चेक में लेके चलेंगे। अगर क्रॉस चेक से पेमेंट की है तो रजिस्ट्रेशन के दिन की वैल्यू लेके चलेंगे, उस केस में एग्रीमेंट के दिन की वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं होती। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना। देखो यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, अब सारे बच्चे देखना जी। एक्चुअल सेल प्राइस 80 लाख रुपए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 76 लाख है, तो सेल प्राइस क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है 80 लाख बनेगा। एक्चुअल सेल प्राइस 80 लाख रुपए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 80 लाख रुपए है, तो सेल प्राइस क्या बनेगा? 80 लाख बनेगा। एक्चुअल सेल प्राइस 80 लाख रुपए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 84 लाख है, तो यहां पर 110% से कम है तो 80 लाख ही बनेगा।
स्टैंप एक्चुअल सेल प्राइस 80 लाख रुपए है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 88 लाख है, एग्जैक्ट 110% के बराबर है, तो सेल प्राइस क्या बनेगा? 80 लाख बनेगा। एक्चुअल सेल प्राइस कितना है? 80 लाख रुपए है, ये 90 लाख रुपए है, तो ये 110% से ज्यादा है, तो फिर 90 लाख रुपए जो होगा वो सेल प्राइस बनेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। अगर कैश में पे किया होगा तो एग्रीमेंट के दिन की वैल्यू को बेस बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। सर 18 अक्टूबर वो वाली है जिसमें 111 होता है शेयर्स। चलो इधर इधर पढ़ते हैं जी, एक बार उसको इग्नोर करते हैं। 111 में कोई 18 अक्टूबर की कोई अमेंडमेंट नहीं आई, पहली बात तो समझ लो। 111 में कोई 18 अक्टूबर वाली अमेंडमेंट नहीं है, और जब 111 करेंगे तो तब 111 की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो इधर अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे एक बात चेक करना, अब यहां पर देखो, अगर आपको 2 एसडीवी दी हैं, अब यहां पर मैंने क्या बोला, अगर आपको 2 एसडीवी दी हैं, एग्रीमेंट के दिन की अलग दी है और रजिस्ट्रेशन के दिन की अलग दी है। अब अगर एग्रीमेंट के दिन की अलग दी है और रजिस्ट्रेशन के दिन वाली अलग दी है, तो एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को हम बेस बनाएंगे। बट कब? अगर बायर ने कुछ पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया है, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से या ऑनलाइन, फिर तो एग्रीमेंट के दिन की वैल्यू बेस बनेगी, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी वो बेस बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं। अब यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट और एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट सेम। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इफ बायर पे फुल और पार्ट पेमेंट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर सारी के सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो फिर एग्रीमेंट के दिन की वैल्यू बेस बनेगी, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के दिन की वैल्यू जो होगी उसको बेस बना के हम क्वेश्चन करेंगे। बस ये पर ध्यान देना जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? अब यहां पे आ जाओ, अब इधर देखो ध्यान से। अब ये एक मैंने यहां पे टेबल दी हुई है, ये टेबल मैंने किस लिए दी है कि किस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी वो बेस बनेगी। इस टेबल के बेस पे यहां पर हमें देखना है जी। अब एक बार सारे बच्चे ना इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से, यहां पे चेक करना। एग्रीमेंट जो हुआ है वो 18 नवंबर 23 को हुआ है, और एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 80 लाख रुपए है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 19 अप्रैल 24 को हुआ है, उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 90 लाख रुपए है, और एक्चुअल सेल प्राइस जो है वो 75 लाख रुपए है, और एडवांस पेमेंट जो की है वो 5 लाख रुपए की है, और पेमेंट की है कैश में, और पेमेंट की है एग्रीमेंट के दिन। बताओ जी, अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, अगर एग्रीमेंट के दिन कैश पे की है तो एग्रीमेंट के दिन वाली एसडीवी बेस बनेगी या रजिस्ट्रेशन के दिन वाली एसडीवी बेस बनेगी? बताओ इन दोनों में से बेस कौन सी बनेगी जी? जल्दी बताओ रे, इन दोनों में से बेस कौन सी बनेगी? रजिस्ट्रेशन के दिन वाली बेस बनेगी। तो अगर रजिस्ट्रेशन के दिन वाली बेस बनेगी तो वो हमारी कितनी है? 90 लाख रुपए। अब एक्चुअल सेल प्राइस कितना है? 75 लाख रुपए। तो क्या ये एसडीवी इसके 110% से ज्यादा है? यस। तो अगर ये एसडीवी इसके 110% से ऊपर है तो फिर एसडीवी जो होगी ना ये हमारा सेल प्राइस बन जाएगा। तो सेल प्राइस जो बनेगा वो 90 लाख बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी, अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अब देखो यहां पर एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कितनी है? 70 लाख। रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो आपका हुआ है यहां पे, अगर आप चेक करोगे 20 जून को हुआ तो यहां पे 75 लाख रुपए। एक्चुअल सेल प्राइस कितना है? 65 लाख रुपए। अच्छा, जो एडवांस दिया 50,000 रुपए एनईएफटी दिया, एनईएफटी मतलब ऑनलाइन, और एनईएफटी की है अपने 16 जुलाई 22 को। अब 16 जुलाई 22 को मेरे को सारे बच्चे बोल देना एग्रीमेंट हुआ 15 जुलाई 22 को, ऑनलाइन पेमेंट की है 16 जुलाई 22 को। तो क्या आपकी एग्रीमेंट के दिन से पहले पेमेंट है या एग्रीमेंट के दिन के बाद है? तो एग्रीमेंट के दिन के बाद है। तो अगर एग्रीमेंट के दिन के बाद है तो रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी जो होगी वो बेस बनेगी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो यहां पे, अब यहां पे 65 लाख रुपए और यहां पे 75 लाख रुपए है। तो क्या ये 65 लाख और 75 लाख, क्या ये एसडीवी इसके 110% से ज्यादा है? यस है, क्योंकि 65 लाख का 110% निकाल लूंगा तो आई थिंक मैं कैसे 72.5 लाख बनेगा, 72,50,000 बनेगा, और ये 75 लाख है। तो सेल प्राइस क्या बनेगा? 75 लाख जो है वो मेरा सेल प्राइस बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? लोग कर दे। चलो अब अगले पॉइंट पर बताओ जी। अब अगला पॉइंट देखो यहां पर, अब सारे बच्चे आंसर देना। 18 अगस्त 23 को 80 लाख रुपए,
और यहाँ पे 25 अक्टूबर 24 को रजिस्ट्रेशन हुआ 90 लाख का, और एक्चुअल सेल प्राइस जो मेरा है वो 70 लाख रुपए। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए मैंने अकाउंट पे चेक से दिया 17 अगस्त को। अब सारे बच्चे बोलो एग्रीमेंट हुआ 18 अगस्त को, और मैंने पेमेंट की एडवांस में 17 अगस्त को, और 1 लाख रुपए अकाउंट पे चेक से। तो अकाउंट पे चेक से की है, एग्रीमेंट के दिन के पहले की है, तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस बनेगी। अब एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी कितनी है मेरी यहाँ पे, अगर मैं चेक करूंगा एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी यहाँ पे है 80 लाख। अब ये 70 लाख रुपए, तो क्या ये इसके 110% से ज्यादा है? यस, क्योंकि 77 लाख, तो 77 लाख और ये 80 लाख है, तो 80 लाख जो होगा वो मेरा सेल प्राइस बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, बिल्कुल सिंपल है। अब अगर लास्ट पॉइंट के ऊपर आओ, फिर मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा जिसको करने में तुम्हें मजा आएगा, अरे यार एक बार सुनीता को यार समझाओ यार। अबे नालायक बच्चे, सुनीता जो 1,25,000 रुपए की अमेंडमेंट 112 में ना, वो 1 जुलाई को आई थी। कौन पैदा हुआ था 18 अक्टूबर का? मेरे पे माफ कर, माफी चाहता हूं, कसम लगे माता रानी की, टैक्स भूल जाऊंगा सारा। बड़ी मुश्किल से पढ़ के आया हूं आज, बड़ी मुश्किल से पढ़ के आया हूं, कसम लगे भगवान की, सारा टैक्स भूल जाऊंगा आज मैं। या तो सुनीता का मैसेज मुझे दिखना बंद हो जाए, या सुनीता मुझे देखना बंद कर दे तब तो मैं टैक्स पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो मैं टैक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा नालायक कहेंगे अगले पॉइंट पर आओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ जी। एग्रीमेंट हुआ 18 दिसंबर 22 को जी, एग्रीमेंट हुआ 18 दिसंबर 22 को 80 लाख रुपए का। फिर रजिस्ट्रेशन हुआ 8 अप्रैल 24 को 78 लाख रुपए का, और यहां पे 71 लाख रुपए है, और 5 लाख रुपए क्रॉस चेक से है। अब सारे बच्चे बोला अगर क्रॉस चेक में है, अगर क्रॉस चेक है तो फिर रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी बेस बनेगी। अब वो कितनी है? 78 लाख रुपए। ये कितना? 71 लाख रुपए। अब सारे बच्चे बोल देना क्या 71 लाख रुपए ये 110% जो है, यहां पे क्रॉस चेक कितना है? 17 दिसंबर। तो क्रॉस चेक तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, ये आंसर गलत दे रखे जी। ये 80 लाख रुपए यहां पे नहीं आएगा जी, यहां 80 लाख रुपए नहीं आएगा। यहां पे आंसर जो बनेगा वो 71 लाख रुपए बनेगा। यहां पे आंसर बनेगा 71 लाख रुपए, क्योंकि ये एसडीवी इसके 110% से ऊपर नहीं है, तो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वो सेल प्राइस बनेगा। तो आंसर यहां पर 71 लाख रुपए बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। आंसर कितना बनेगा? 71 लाख रुपए आंसर बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का लॉक कर दें जी। चलो तो अब जाके फाइनली अब बताओ, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में एसडीवी वाला पॉइंट दिया होगा, अब तुम गलती तो नहीं करके आओगे। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, क्रॉस चेक की डेट यहां पे 17 दिसंबर, बट मैं दोबारा बोल दूं क्रॉस चेक की डेट तुम्हें चेक की क्यों करनी है? क्योंकि क्रॉस चेक अकाउंट पे चेक में तो कवर होता नहीं। अब अगर क्रॉस चेक अकाउंट पे चेक में कवर ही नहीं होता, तो हमें रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी जो है वो बेस लेके चलनी है। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब आ जाओ, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं। अब ये क्वेश्चन सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, अभी लिखेंगे जी, अभी ये क्वेश्चन अभी लिखेंगे जी। हेलो भाई साहब, ओए ओए, ये क्वेश्चन अभी लिखोगे मेरे साथ। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। और इस क्वेश्चन में मैं तुम्हारी सारी अमेंडमेंट्स भी कवर कर लूंगा, सब कुछ कवर कर लूंगा। जो भी तुमने मुझसे डाउट पूछे हैं वो सारे डाउट्स भी तुम्हारे इस क्वेश्चन में कवर कर लूंगा जी। ठीक है ना? तो टेंशन मत लेना, इस क्वेश्चन में तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स भी यहां पे कवर हो जाएंगे जी। और देखना कितना कमाल का क्वेश्चन होगा जी। लिखो यहां पे, तो क्वेश्चन लिखो यहां पे। लो जी, मिस्टर वीजी परचेज अ बिल्डिंग। मिस्टर वीजी ने बिल्डिंग परचेज की है 12 लाख की ऑन 25 जून 1990 जी। 25 जून 1990 को बिल्डिंग परचेज की है मिस्टर वीजी ने। ठीक है जी। एफएमवी एज ऑन 141 15 लाख रुपए की है। एसडीवी एज ऑन 141 जो है वो आपकी 14 लाख रुपए की है। एसडीवी जो है वो 14 लाख रुपए की है। ठीक है, उसके बाद
मिस्टर वीजी, मिस्टर वीजी, एग्रीमेंट टू सेल विद मिस्टर पीजी ऑन 25 जुलाई 2018। 25 जुलाई 2018 को एग्रीमेंट टू सेल हुआ ₹4, मान लेते हैं 80 लाख रुपए का, ठीक है नहीं। एसडीवी ऑन सेम डेट जो है वो 86 लाख रुपए की है। एसडीवी जो है वो 86 लाख रुपए की है जी। एसडीवी जो है वो 86 लाख रुपए की है, ठीक है। मिस्टर पीजी पे एडवांस ₹12 लाख रुपए थ्रू अकाउंट पे चेक ऑन, थ्रू अकाउंट पे चेक ऑन 24 जुलाई 2018। 24 जुलाई 2018, 24 जुलाई 2018। तो मिस्टर पीजी पे एडवांस 12 लाख थ्रू अकाउंट पे चेक ऑन 24 जुलाई 2018 जी। उसके बाद मिस्टर वीजी गिव पोजेशन ऑफ such building to Mr. PG on 25 अक्टूबर 2023। पोजेशन जो दिया वो दिया 25 अक्टूबर 2023 को। एसडीवी ऑन द डेट ऑफ पोजेशन वो है 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, ठीक है नहीं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच बिल्डिंग ऑन 8 दिसंबर 2024, 8 दिसंबर 2024 एंड एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो है 95 लाख रुपए। कितनी है जी? 95 लाख रुपए जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो एसडीवी जो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो है वो कितनी है? 95 लाख रुपए की आपकी यहां पे एसडीवी निकल के आ रही है। अब यहां पे लिखो कंप्यूट कैपिटल गेन, कंप्यूट कैपिटल गेन एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन, कंप्यूट कैपिटल गेन एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर वीजी। लो जी, मिस्टर वीजी के हाथ में इसका टैक्स निकालो। और मिस्टर वीजी जो हैं वो इंडिया के रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट हैं, और इसकी एज जो है वो आपकी 32 साल की है। बताओ जी, चलो अब मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से बताओ, इसका कैपिटल गेन निकाल के बताओ और कितना टैक्स निकलेगा वो बताओ। इंडेक्स रेट तुम्हारे पास जो भी बुक्स होगी उसमें इंडेक्स रेट दिए होंगे जी, उसमें इंडेक्स रेट दिए होंगे। स्कीम नॉर्मल स्कीम है, स्कीम यहां पे जो है वो नॉर्मल स्कीम है जी। स्कीम ये मान के चलो नॉर्मल स्कीम है, और यहां पे ये मान के चलना, यहां पे मान के चलना नो अन एग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट, कोई भी अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। कोई भी अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट जो है वो बैलेंस नहीं है जी। क्लियर है जी? डन। अब बताओ इसका कैपिटल गेन कितना आएगा?
41,28,000। मुस्कान कह रही है 41,28,000। सर आपके साइट पे ओनली इंडिविजुअल चार्ट बुक नहीं दिख रही। इंडिविजुअल 31,28,000। 110% मतलब क्या होता है? 110% का मतलब होता है जो तुम्हारा सेल प्राइस है उसका 110% निकालोगे और फिर चेक करोगे कि एसडीवी उसके 110% से ज्यादा है या नहीं है जी। बताओ जी। जतिन का आंसर आ रहा है 31,28,000 जी। और बताओ बाकी सारे बच्चे बताओ जी। कैपिटल गेन बताओ कितना आ रहा है और फिर मुझे बताओ टैक्स कितना आ रहा है जी। कैपिटल गेन बताओ कितना आ रहा है और फिर मुझे बताओ टैक्स कितना आ रहा है। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, ये फर्स्ट कैटेगरी में कवर है, सेकंड कैटेगरी में कवर है, थर्ड कैटेगरी में कवर है? पहले तो मेरे को ये बता दो जी। पहले तो मुझे ये बता दो कि फर्स्ट कैटेगरी में कवर है, सेकंड कैटेगरी में कवर है या थर्ड कैटेगरी में कवर है? पहले मुझे ये बता दो बस तुम जल्दी बताओ। पहले मुझे जो मैंने आपको 3 कैलकुलेशन बताई हैं, ये फर्स्ट में कवर है, सेकंड में कवर है, थर्ड में कवर है? अरे सारे बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी में कवर है। बताओ कैसे फर्स्ट कैटेगरी में कवर है? फर्स्ट कैटेगरी में कैसे कवर है? अरे नालायक को एक बात बताओ, जो रजिस्ट्रेशन जो हुए वो तो 8 दिसंबर 24 को हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो तो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद है। अब अगर रजिस्ट्रेशन अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद है तो क्या वो सेकंड कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा? भाई तुमने मुझे बोला कि सर ये फर्स्ट कैटेगरी में कवर है बट ये तो सेकंड कैटेगरी में कवर नहीं है क्या? जल्दी बोलो, फर्स्ट में कवर है सेकंड में कवर है? ये फर्स्ट कैटेगरी में कवर है, सेकंड कैटेगरी में कवर नहीं है। याद करो हम जो ट्रांसफर मानते हैं ना, तो ट्रांसफर जो है वो हम रजिस्ट्रेशन को नहीं मानते, पोजेशन को मानते हैं। और पोजेशन जो है वो 23 जुलाई 24 से पहले है, तो मतलब ट्रांसफर जो है वो 23 जुलाई 24 से पहले है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी वाली कैटेगरी में कवर होगा, सेकंड कैटेगरी में कवर नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। बात समझ में आ रही है ना? तो पोजेशन की डेट हमारे काम की है, पोजेशन को मानते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले हुआ है, इसलिए फर्स्ट वाली कैटेगरी में कवर है। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ जी। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ यहां पे सेल प्राइस क्या बनेगा? तो सेल प्राइस पहली बात तो यहां पे 80 लाख रुपए है, फिर एसडीवी उस दिन की 86 लाख है, और यहां पे पोजेशन वाली एसडीवी 90 लाख रुपए है, और यहाँ पे 95 लाख रुपए है। अच्छा एडवांस कितने का दिया जी? अगर मैं चेक करूंगा एडवांस यहाँ पे उसने दिया है, एडवांस दिया 12 लाख रुपए का, और दिया कैसे? अकाउंट पे चेक से दिया कब है? 24 जुलाई, और एग्रीमेंट कब हुआ? 25 जुलाई। तो एडवांस है एग्रीमेंट के दिन के पहले, तो फिर हमारा जो एसडीवी बनेगी वो एग्रीमेंट के दिन वाली बेस बनेगी। अब अगर एग्रीमेंट के दिन वाली एसडीवी बेस बनेगी तो 80 लाख रुपए यहां पे है, तो अगर मैं 80 लाख रुपए का 110% निकालूंगा तो 88 लाख बनेगा, और यहां पर कितने? 86 लाख है। तो एसडीवी 110% से कम है, तो एसडीवी 110% से कम है, तो एक्चुअल सेल प्राइस जो होगा वो मेरा सेल प्राइस बनेगा, तो सेल प्राइस यहां पर बनेगा मेरा 80 लाख। तो सेल प्राइस मेरा यहां पर 80 लाख बनेगा, तो ये एसडीवी मेरे किसी काम की नहीं है, ये भी एसडीवी मेरे किसी काम की नहीं है, बट ये एसडीवी मेरे काम की क्यों नहीं है? क्योंकि ये एसडीवी सेल प्राइस के 110% से कम है, इसलिए एक्चुअल सेल प्राइस जो है वो मेरा सेल प्राइस है। अब यहां पे बताओ सेल प्राइस मेरा कितना बनेगा? तो सेल प्राइस मेरा बनेगा 80 लाख रुपए जी। अब यहां पे आईक्वा देखते हैं। अब अगर मैं आईक्वा की बात करूंगा तो इनमें से लेस 14 लाख रुपए, इनमें से हायर 14 लाख रुपए, तो यहां पे मेरी कॉस्ट बन गई 14 लाख। तो 14 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, ट्रांसफर मैंने कब किया? 23-24 में किया, क्योंकि जो मेरा पोजेशन है तो पोजेशन कब है? 25 अक्टूबर 23 को, तो 23-24 का रेट 348 है। एक बार चेक करना, 348 है ना, तो 348 है, तो अगर मैं चेक करूंगा 14 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 348, तो ये मेरा बन गया 48,72,000। तो यहां पर मेरा कैपिटल गेन जो निकल के आ रहा है, तो ये मेरा आ रहा है 31,28,000 पे मेरा कैपिटल गेन आ रहा है। अब अगर सोच के बोला 31,28,000 मेरा कैपिटल गेन निकल के आ रहा है और ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में कवर है, तो इसमें ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, इसमें ऑप्शन तो नहीं मिलेगा ना, इसमें डायरेक्टली क्या लगेगा? इसका 20% यहां पे टैक्स निकाल लोगे, तो इसका 20% निकालोगे तो 6,25,600 प्लस में 4% इसमें सेस कर दोगे, तो ये आंसर आएगा 6,50,620 रुपए। राउंड ऑफ करने के बाद ये इसका टैक्स निकल के आएगा। तो जो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना कि सर इसको टोटल इनकम में कितना जोड़ेंगे, तो टोटल इनकम में जोड़ेंगे इतना। ये जो तुम्हारा कैपिटल गेन है ना, इसी को तुम टोटल इनकम में जोड़ोगे। ये पहले हम करते थे, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था।
भाई जब भी मैं फर्स्ट कैटेगरी में कवर होऊंगा तो इंडेक्सेशन के बाद जो मेरा कैपिटल गेन आएगा ना, उसी को मैं टोटल इनकम में जोड़ना और हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का पैक कर दूं जी। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट से जी, जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जी। अब यहां पे फटाफट से लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, जल्दी 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 लिखो जी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो फटाफट से जी। मिस्टर वीजी हैज फॉलोइंग एसेट्स। मिस्टर वीजी के पास फॉलोइंग एसेट हैं। मिस्टर वीजी के पास फॉलोइंग एसेट हैं, मतलब मिस्टर वीजी के पास ये वाली एसेट्स हैं। लिखो यहां पे गोल्ड, उसके पास फिर यहां पे बिल्डिंग है, उसके पास यहां पे फिर एक बिल्डिंग है जी, ठीक है, और उसके पास फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे लैंड है। तो गोल्ड है, बिल्डिंग है, लैंड है जी, ठीक है। अब गोल्ड है, बिल्डिंग है, लैंड है। अब उसने यहां पे लिखो डेट ऑफ परचेज, जल्दी लिखो डेट ऑफ परचेज, वैल्यू ऑफ परचेज, ठीक है। और फिर यहां पे लिखो डेट ऑफ, पहले यहां पे डेट ऑफ परचेज लिखो 25 जून सन 2001, 8 लाख की। और ये आपने परचेज की 8 जुलाई 2001, 10 लाख की। और ये आपने परचेज की है 15 अक्टूबर 2001 को, 20 लाख की। और ये लैंड आपने परचेज की है 8 दिसंबर 2001 को, 15 लाख की, ठीक है। ये आपने परचेज की है। अब यहां पे फटाफट से आओ जी। अब यहां पे इसका लिख लो, यहां पे जी ये लिखो यहां पे डेट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हुआ इसका 5 दिसंबर 2020 को। एसडीवी उस दिन की दी हुई है आपको, एसडीवी दी हुई है फॉर एग्जांपल मान लो 90 लाख। और जो एग्रीमेंट हुआ ना वो हमारा हुआ 72 लाख रुपए का। एग्रीमेंट हुआ 72 लाख रुपए का और 90 लाख रुपए की एसडीवी दी है, ठीक है जी। अब यहां पे लिखना 10 लाख रुपए एडवांस दिया, 10 लाख रुपए एडवांस दिया कैश में। अब 10 लाख रुपए एडवांस दिया कैश में जी, और 10 लाख रुपए एडवांस दिया कैश में कब दिया? 4 दिसंबर 2020 को। 4 दिसंबर 2020 को 10 लाख रुपए एडवांस दिया कैश में जी, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अच्छा अगर तुम्हें डेट ऑफ पोजेशन ना दियो ना तो रजिस्ट्रेशन को ही पोजेशन मानते हैं, फिर क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन को ही पोजेशन मानते हैं। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हुई है इसकी हुई है 25 नवंबर 24 को। और एसडीवी जो उस दिन की है, एसडीवी जो उस दिन की है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 95 लाख, ठीक है। वो 95 लाख दे रखी है जी, क्लियर है? ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद अब ये बिल्डिंग की बात करो, बिल्डिंग की। अब ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग जो है इसका डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है 5 दिसंबर 21 को है। इस दिन की एसडीवी जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 80 लाख। और ये एग्रीमेंट जो हुआ है वो आपका हुआ है 75 लाख। और यहां पे 5 लाख रुपए क्रॉस चेक, 5 लाख रुपए क्रॉस चेक दे रखा है 5 दिसंबर 21 को, 5 दिसंबर 21 को जी। और यहां पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 अगस्त 24 है, 23 अगस्त 24 है। और यहां पे एसडीवी जो है, एसडीवी वो है मान लो यहां पे 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपए की एसडीवी है, ठीक है। अब तीसरे पर आओ जी, अब तीसरे पर आओ, तीसरे पॉइंट के ऊपर आओ। यहां पे डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है 8 दिसंबर
2021 है। एसडीवी जो उस दिन की दे रखी है वो दे रखी है 70 लाख, और एग्रीमेंट जो हुआ है वो एग्जाम्पल 65 लाख रुपए का हुआ है जी। 5 लाख रुपए अकाउंट पे चेक को है 8 दिसंबर 21 को, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो है 5 जुलाई 24, और एसडीवी जो उस दिन की है वो आपकी दे रखी है 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए की एसडीवी आपकी दे रखी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब गोल्ड की बात करो, यहां पे लिख लो गोल्ड। अब गोल्ड यहां पे लिख लो, यहां पे लिखो डेट ऑफ सेल। आपने गोल्ड बेचा है 5 दिसंबर 24 को गोल्ड बेचा है, और यहां पे कितने का बेचा है, सेल प्राइस लिख लो यहां पे जी, सेल प्राइस लिखो यहां पे आपने 40 लाख रुपए का गोल्ड आपने बेचा है। 40 लाख रुपए का गोल्ड, या 40 लाख की बजाय आपने 60 लाख रुपए का गोल्ड बेचा है जी। 60 लाख रुपए का गोल्ड बेचा है। क्लियर है। अब यहां पे लिखो मिस्टर वीजी हैज ₹20 लाख पीजीबीपी इनकम ऑल्सो, पीजीबीपी इनकम ऑल्सो। इसकी 20 लाख रुपए की पीजीबीपी की इनकम भी है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है कि इसका टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कितनी निकल के आएगी। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, बताओ इसका टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी। लो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब सारे बच्चे बताओ इसका टैक्स कितना आएगा जी। अब अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हैं ना तो फिर ये लगा लो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गए जी। फिर ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 70% हमारा कैपिटल गेन खत्म हो गया। फिर कल वाली क्लास में हम 112A करेंगे शेयर्स वाला, 111A करेंगे शेयर्स वाला, और फिर सेक्शन 54 की सीरीज जो हमारी है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे जी। नहीं, सारे के सारे केस डिपेंडेंट हैं, मतलब सारे के सारे केसेस जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। सारे के सारे केस डिपेंडेंट है। आपको इस साल की इनकम निकालनी है और इस साल की इनकम पे टैक्स कितना आएगा वो निकालना है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में मैंने सारा ट्रांसफर किया है, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में कौन कौन सी इनकम आएगी और उस पर टैक्स लाइबिलिटी निकाल के बताओ कितना टैक्स निकल के आएगा जी। इंडेक्सेशन आपके पास है ही है जी। बताओ सारे बच्चे, स्कीम नॉर्मल है। अच्छा ये लिख लो यहां पे, रेजिडेंट है, 32 साल की एज है। ये ऐसा करो डिफॉल्ट स्कीम ले लो यार, डिफॉल्ट स्कीम है। ठीक है जी, 32 साल की एज है, डिफॉल्ट स्कीम है, और ये पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है जी। ये पर्सन जो है इंडिया का रेजिडेंट है। ट्रांसफर डेट, अरे वंश कैसी बात कर रहे हो, ट्रांसफर डेट तुम्हें दे तो रखी है। जब तुम्हें रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है तो रजिस्ट्रेशन को ही ट्रांसफर मानोगे ना। मैंने अभी बताया तो है कि जब अगर पोजेशन की डेट नहीं दी हुई तो रजिस्ट्रेशन और पोजेशन सेम डेट पे मानना है, तो ट्रांसफर की डेट आपके सामने तो है। ट्रांसफर की डेट जो है वो आपके सामने ही तो है। आओ जी, अब मैं तुम्हें इसका ना क्वेश्चन करवा ही देता हूं। पहले तो अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी मानता हूं, परचेज पहले किया 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचा है, तो सेकंड कैटेगरी में कवर है। तो सेकंड कैटेगरी में कवर है, तो यहाँ पे गोल्ड पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो होगा 60 लाख, 60 लाख माइनस में 8 लाख, क्योंकि इंडेक्सेशन तो करना नहीं है क्योंकि नए वाले लो में कवर है। तो 60 लाख माइनस में 8 लाख रुपए, तो ये मेरा आ गया 52 लाख का, ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया गोल्ड पे। ठीक है, 52 लाख का लॉन्ग टर्म गेन आ गया। तुम अपना करते रहो ना,
तुम मेरा क्यों देख रहे हो, तुम अपना करते रहो, ये तो मैं अपना कर रहा हूं जी। सेकंड बिल्डिंग है, परचेज आपने पहले की है और बेची आपने 25 नवंबर 24 को है, तो 25 नवंबर 24 को है, तो मतलब यहाँ पे नया लो लगेगा। नया लो लगेगा तो हम कैपिटल गेन निकालेंगे विदाउट इंडेक्सेशन। तो सेल प्राइस यहाँ पर क्या बनेगा, सेल प्राइस बनेगा एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी 90 लाख है, कैश में दिया तो कैश में दिया तो रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी बेस लेंगे 72 लाख, 72 लाख का 110 ये 95 लाख है, तो एसडीवी 110 से ज़्यादा है, तो 95 लाख जो होगा वो मेरा सेल प्राइस बनेगा। तो अगर मैं सेकंड की बात करूँगा तो बिल्डिंग वाले केस में एलटीसीजी जो है वो 95 लाख मेरा सेल प्राइस बनेगा। कॉस्ट यहाँ पर जो मेरी बनेगी वो 10 लाख बनेगी और 85 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा जी, ठीक है ना। 85 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा सेकंड कैटेगरी, मतलब बिल्डिंग वाले केस में। फिर थर्ड पे आओ, अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका 23 अगस्त 24 है, तो 23 जुलाई 24 के बाद ही है, तो यहाँ पे क्रॉस चेक है, तो क्रॉस चेक है तो ये एसडीवी मेरे काम की नहीं है, ये 90 लाख लेनी है। 75 लाख है तो 75 लाख का 110%, उससे ज़्यादा है 90 लाख रुपए, तो 90 लाख रुपए मेरा सेल प्राइस बनेगा। तो तीसरे वाले केस में अगर मैं बात करूँगा बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो मेरा यहाँ पर आएगा 90 लाख रुपए, माइनस में यहाँ पर मेरा सेल प्राइस जो परचेज प्राइस जो है वो है 20 लाख रुपए, तो ये 70 लाख रुपए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा जी। 70 लाख रुपए मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा अगर मैं इस कैटेगरी की बात करता हूँ बिल्डिंग वाले में, ठीक है। अब अगर मैं लैंड की बात करता हूँ 5 जुलाई 24 को ट्रांसफ़र किया, तो 5 जुलाई 24 मतलब 23 जुलाई 24 से पहले है, तो 23 जुलाई 24 से पहले है, तो कैपिटल गेन हमें आफ्टर इंडेक्सेशन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैं कैपिटल गेन निकालूंगा लैंड वाले केस में वो निकालूंगा आफ्टर इंडेक्सेशन, होंगे तो ये भी लॉन्ग टर्म। अब इसमें सेल प्राइस क्या लेंगे, इसमें पेमेंट के अकाउंट पे चेक से 8 दिसंबर को, तो ये एसडीवी मेरे काम की नहीं है, ये काम की है, बट ये एसडीवी इसके सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 65 लाख रुपए का, अगर मैं 65 लाख रुपए का 110% निकालता हूँ तो 71,50,000 बनता है और ये 70 है, तो यहाँ पे जो सेल प्राइस बनेगा वो 65 लाख बनेगा जी। सेल प्राइस जो बनेगा वो 65 लाख बनेगा। सेकंड केस में 80 लाख आएगा भाई, सेकंड केस में 80 लाख क्यों आएगा भाई, सेकंड केस में आपने एडवांस दिया कैश में, हेलो ओए चिंटू, सेकंड केस में आपने कैश में दिया ना, कैश में, तो कैश में अगर दिया तो एग्रीमेंट के दिन की बेस तो नहीं बनेगी, तो अगर एग्रीमेंट के दिन की बेस नहीं बनेगी, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे क्रॉस चेक है, तो अगर क्रॉस चेक है तो क्रॉस चेक वाले केस में एग्रीमेंट के दिन का तो किसी काम का ही नहीं है, ये बनेगा 90 लाख। अकाउंट पे ही चेक थोड़ा है, क्रॉस चेक को अकाउंट पे ही चेक थोड़ा मानोगे, क्रॉस चेक है ना, तो फिर रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी बेस बनेगी, सही तो है बिल्कुल जी। क्या कह रहे हो सर, थर्ड केस में भी 110% से कम है। यार एक बात मुझे बताओ, तुम सही तो हो ना, एक बात मेरे को बताओ यार, यहाँ पे पहले वाले केस में कैश में है, तो अगर कैश में है तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी तो मेरे काम की नहीं है, रजिस्ट्रेशन वाली काम की है, वो कितनी है 95 लाख, तो 72 लाख रुपए का 110%, तो ये 95 लाख जो है, तो 95 लाख तो 110 से ज्यादा है ना, तो सेल प्राइस बनेगा 95। अब सेल प्राइस 95 10 लाख रुपए वो है, तो 95 माइनस 10 तो 85 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, सही तो है। और दूसरे वाले केस में यहाँ पे सेल प्राइस बनेगा 90 लाख, 90 लाख क्यों बनेगा, क्रॉस चेक है, तो अगर वो क्रॉस चेक है तो रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी बेस बनेगी वो 90 लाख रुपए है, और ये एसडीवी उसके 110 से ऊपर है, तो 90 लाख माइनस 20 लाख 70 लाख रुपए का तुम्हारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। फिर थर्ड वाले केस में, थर्ड वाला केस जो है वो आपका फर्स्ट कैटेगरी में है, क्योंकि ट्रांसफर 23 जुलाई से पहले है। इसमें सेल प्राइस क्या बनेगा, यहाँ पे अकाउंट पे चेक है, तो अकाउंट पे चेक है, तो अकाउंट पे चेक भी एग्रीमेंट के दिन है, तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस बनेगी, वो कितनी है 70,
बट ये 70 इसके 110 से ऊपर नहीं है। तो अगर इसके 110 से ऊपर नहीं है तो एक्चुअल सेल प्राइस मेरा सेल प्राइस बनेगा 65 लाख। अब यहां पे कॉस्ट कितनी है 15 लाख, तो 15 लाख डिवाइड बाय 100 और 24-25 में 363, तो ये आपका निकल के आ रहा है 54,45,000। तो 54,45,000 पे आपकी आई को आ रही है। तो यहां पे जो बनेगा 10,55,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। पहले मेरे को ये बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ, इन चारों के चारों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। अगर इन चारों में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा, बताओ। अगर तुम्हें इसमें दिक्कत है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, फिर मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं है, फिर मेरी रिवीजन क्लास का कोई फायदा नहीं है। पक्का ना? बिल्कुल क्लियर है ना? कॉन्फिडेंस से कह रहे हो ना? मुझे पक्का पक्का समझ के कह रहे हो ना? ऐसे तो नहीं कह रहे, मुझसे डर के तो नहीं कह रहे ना? क्लैरिटी हो रही है ना तुम्हें मैं कर रहा हूं यहां पे? क्योंकि क्वेश्चन होने बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। पर एक बार 4 वाला दोबारा बता दो मेरे बच्चे। 4 वाले में आप बताओ, ट्रांसफर जो है ना वो ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले है। अब अगर ट्रांसफर जो है वो 23 जुलाई 24 से पहले है तो कैटेगरी 1 इंडेक्सेशन करना है। अब इंडेक्सेशन करना है तो सेल प्राइस क्या लेना है? अब एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी 70 लाख है, यहां की एसडीवी 80 लाख रुपए है। एडवांस दिया आपने अकाउंट पे चेक से एग्रीमेंट के दिन, तो अगर कोई एडवांस एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले दिया और अकाउंट पे चेक से दिया तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस बनती है। वो कितनी है? 70 लाख। सेल प्राइस कितना है? 65 लाख। तो ये एसडीवी इसके 110% से ज्यादा नहीं है। तो अगर एसडीवी 110% से ज्यादा नहीं है तो एक्चुअल सेल प्राइस जो होगा वही मेरा सेल प्राइस बनेगा। तो 65 लाख मेरा सेल प्राइस बनेगा। फिर मैं इसको इंडेक्सेशन करूंगा, तो इंडेक्सेशन करूंगा तो आई को निकल कर आएगी, मेरा कैपिटल गेन यहां पे निकल के आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ, अकाउंट पे चेक अलग है, क्रॉस चेक एक अलग है। अकाउंट पे चेक हमें कंसीडर करना है, क्रॉस चेक हमें अगर खाली क्रॉस चेक लिखा होगा तो वो हमें कंसीडर नहीं करना। बस ये पर ध्यान दो। सर कैश एंड क्रॉस चेक तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी नहीं देखनी। यस, हमें देखनी है रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी। क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी? पक्का पक्का? ठीक है। अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ। अब मुझे बताओ इसकी टोटल इनकम बताओ कितनी आ रही है? अच्छा, अभी टोटल इनकम नहीं, अभी तो भाई साहब इसमें पीजीबीपी की इनकम भी है ना, तो इसकी पीजीबीपी की इनकम भी यहां पे दी हुई है 20 लाख रुपए। अब इसकी पीजीबीपी की इनकम भी 20 लाख रुपए यहां पे दी है। तो अब अगर मैं चेक करता हूं, मेरी यहां पे टोटल इनकम जो आ रही है 52 लाख, 85 लाख, 70 लाख, 10,55,000 और 20 लाख। तो ये जो इनकम आ रही है वो आ रही है 2,37,55,000 रुपए। ये मेरी टोटल इनकम निकल के आ रही है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी इनकम आ रही है 2,37,55,000 रुपए मेरी टोटल इनकम निकल के आ रही है। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकता हूं? चलो अब ऐसा करते हैं, अब इस पर टैक्स निकालते हैं। सबसे पहले टैक्स निकालो, टैक्स ऑन पीजीबीपी की इनकम, दैट इज 20 लाख। तो 20 लाख पे लगाऊंगा स्लैब रेट, 20 लाख पे स्लैब रेट लगाऊंगा तो 15 लाख से ऊपर कितने हैं? 5 लाख, उसका 30%। और 15 लाख तक कितना बनता है? 1,40,000। तो 1,40,000 जोड़ दूंगा तो 20 लाख की इनकम पे टैक्स बनेगा 2,90,000। 20 लाख की इनकम पे टैक्स कितना बनेगा? 2,90,000 रुपए का टैक्स बनेगा। तो ये तो बिजनेस की इनकम पे आ गया। उसके बाद अब एक बात मेरे को और बताओ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब ये निकाल दिया। अच्छा, अब निकालूंगा गोल्ड पे। तुम सब जानते हो गोल्ड पे कितना लगेगा? 12.5% लगेगा। गोल्ड वाले केस में ऑप्शन ही नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, गोल्ड वाले केस में ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको तो यहां से बाहर निकाल दो। तो गोल्ड वाले केस में 52 लाख रुपए का टैक्स ऑन एलटीसीजी ऑन गोल्ड, तो 52 लाख रुपए का 12.5% अगर मैं निकालूंगा तो 52 लाख रुपए का 12.5% यह आएगा 6.5 लाख रुपए का टैक्स बनेगा गोल्ड पे। 6.5 लाख रुपए का टैक्स बनेगा गोल्ड पे। ठीक है। उसके बाद अब इस वाले केस में भी ऑप्शन नहीं है, जो ये लैंड वाला केस है। अच्छा, लैंड वाला केस में ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि लैंड वाला केस तो फर्स्ट कैटेगरी में कवर है। फर्स्ट कैटेगरी में जो कवर है, जो आफ्टर इंडेक्सेशन गेन आया उसका 20% जो होगा वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लैंड वाले केस में भी निकाल देते हैं, टैक्स ऑन एलटीसीजी ऑन लैंड।
तो 10,55,000 जो है उसका 20%, तो 10,55,000 रुपए का अगर मैं 20% यहां पे लगाऊंगा तो आएगा 2,11,000 रुपए का ये टैक्स आ गया लैंड पे जी। 2,11,000 रुपए का ये टैक्स निकल के आ गया। ठीक है जी। अब एक बार सारे बच्चे आओ, अब इन दोनों केस में ना ऑप्शन मिलेगा मुझे, अब इन दोनों केस में मुझे ऑप्शन मिलेगा क्योंकि ये दोनों के दोनों केस जो है वो सेकंड कैटेगरी में कवर है। तो ऐसा करते हैं, पहले सेकंड वाली बिल्डिंग की बात करते हैं। तो लिखो यहां पे टैक्स ऑन बिल्डिंग 1, टैक्स ऑन बिल्डिंग 1। तो टैक्स ऑन बिल्डिंग 1 में कितना गेन आ रहा है? 85 लाख रुपए आ रहा है ना। तो या तो 85 लाख रुपए का 12.5%, अगर मैं 85 लाख रुपए का 12.5% करता हूं जी तो आएगा 10,62,500, या तो ये, या फिर मैं क्या करूंगा जी यहां पे, अब यहां पे मेरा कैपिटल गेन निकालना है 95 लाख, तो 95 लाख माइनस में आई कुआ। अब यहां पे इसकी आई कुआ कितनी थी? यहां पे 10 लाख है ना, तो यहां पे 10 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो ये होगा 36,30,000। तो 95 लाख माइनस में 36,30,000, तो अगर 95 में से 36,30,000 माइनस कर दूंगा तो 58,70,000, इसका 20% आएगा। तो इसका 20% अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 11,74,000 पे आएगा। तो बताओ मेरा लेस कितना आएगा जी? अब सारे बच्चे बोलो इसमें से लेस कितना आएगा? तो लेस मेरा आएगा 10,62,500, तो इसमें मैं 10,62,500 जोड़ दूंगा, मतलब ये वाला टैक्स जो है वो मेरा कम आ रहा है जी। 10,62,500 ये वाला कम आ रहा है, तो इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ अगला फटाफट से जी। अब आएगा टैक्स ऑन बिल्डिंग 2। अब बिल्डिंग 2 देखो जी, अब बिल्डिंग 2 वाले केस में 70 लाख रुपए आ रहा है, तो या तो मैं क्या करूंगा 70 लाख रुपए का 12.5%, तो 70 लाख रुपए का 12.5% यह आएगा 8,75,000, या तो यह आएगा, या फिर अब इसमें इंडेक्सेशन करूंगा तो 20 लाख यहां पे 90 लाख माइनस में यहां पे 20 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो 20 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो ये बन गया 72,60,000। तो ये मेरा जो गेन आ गया वो आ गया मेरा 17,40,000, 17,40,000 रुपए का 20%। तो उसका 20% अगर मैं निकालूंगा तो ये बनेगा 3,48,000। हाँ जी 3,48,000। अब बताओ लेस क्या आ रहा है? अब यहां पे लेस आ रहा है 3,48,000, तो अब मैं यहां पे लेस जोड़ दूंगा 3,48,000 रुपए, ये मेरा टैक्स आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे बताओ फटाफट से जी, अब इसमें ये और यहां पे टैक्स जोड़ देता हूं 2,90,000, तो यहां पे 2,90,000 हो गया, 6.5 लाख हो गया, 2,11,000 हो गया, 10,62,500 हो गया, और फिर यहां पे आपका आ गया 3,48,000 आ गया। तो टैक्स जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 25,61,500 रुपए मेरा टैक्स आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे को सारे बच्चे बताओ इनकम कितनी है? इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। अब इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ रुपए तक है, तो आप सब जानते हो, आप सब जानते हो कि इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है। बोलो बोलो बोलो, इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, तो 25% सरचार्ज लगता है। नहीं, यहां पे तुम गलती कर रहे हो। फिर अब 25% लगता है, बट जो स्पेशल इनकम का टैक्स है उस पर लगता है 15, और जो अदर इनकम का है उस पर 25 लग सकता है। वो डिपेंड करता है मेरी अदर इनकम कितनी है। अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा। देखो तुम्हारी दिमाग की नसें ना खोल दी ना मैंने, मेरा टैक्स पढ़ाने का फायदा ही नहीं है फिर। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, इनकम मेरी 2 करोड़ से ऊपर है, लगना चाहिए 25, बट एक बात मेरे को बताना, जो ये स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम के टैक्स पे तो 15 ही लगता है, और जो अदर इनकम है, मेरी अदर इनकम कौन सी है? बिजनेस की इनकम है। अदर इनकम भी मेरी 2 करोड़ तक है, तो अगर मेरी अदर इनकम भी 2 करोड़ तक है तो उस पर भी 15% लगेगा। तो जो मेरा टैक्स आ रहा है ना, इन सब पे 15% ही सरचार्ज एप्लीकेबल होने, चाहे मेरी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा क्यों नहीं है। अब अगर मेरी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, वैसे 25 लगना चाहिए, बट स्पेशल इनकम पे लगता ही हाईएस्ट 15 है।
अब जो अदर इनकम है वो भी 2 करोड़ तक है, तो उस पर भी कितना लगेगा, 15 लगेगा। तो मैं सारे टैक्स का 15% यहां पे निकाल लूंगा, 3,84,225। तो इसमें 25,61,500, तो होगा 29,45,725। ठीक है, और प्लस में आप यहां पे 4% सेस कर दोगे, तो अब यहां पे आपका आंसर आएगा 30,63,550 रुपए। राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन करने में मजा आ गया भाई साहब। अब बताओ मजा आया नहीं आया जी? सारे दिमाग के नसें खुल गई भाई साहब बढ़िया तरीके से जी। ठीक है जी, तो इस तरह के अब तुमने मुझे कहा था ना कि सर कैसे कैसे टोटल इनकम में जोड़ेंगे, तो आई थिंक अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई है बिल्कुल। अब मेरे को लग रहा है अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तुम्हारा सेक्शन 50C भी कवर हो गया और पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी कवर हो गई कि हम कैलकुलेशन करते कैसे हैं जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर पीजीपी 25% नहीं, पीजीपी 25% का बात था अगर पीजीपी की इनकम 2 करोड़ से ऊपर होती। अब पीजीपी की इनकम भी तो 2 करोड़ तक है ना। अब अगर पीजीपी की इनकम 2 करोड़ तक है तो उस पर ही 15% आएगा। भाई 25 तब आता है जब मेरी अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। जब मेरी अदर इनकम ही 2 करोड़ तक है तो वहां पर भी 15% सरचार्ज आएगा। बस ये पर ध्यान दो। लैंड का डेट ऑफ ट्रांसफर ये तो लिखा, जो लैंड का डेट ऑफ ट्रांसफर है वो 8 जुलाई 24 है ना, ये रहा, सॉरी 5 जुलाई 24 है। तो अगर 5 जुलाई 24 है वो 23 जुलाई 24 से पहले है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अनएग्जॉस्टेड इनकम क्यों आएगा? आपकी बिजनेस की इनकम पूरी 20 लाख दी तो हुई है। जब बिजनेस की इनकम पूरी 20 लाख दी है तो ऑलरेडी एग्जम्पशन लिमिट तो वहां पे यूज हो गई ना आपकी। अगर बिजनेस की इनकम वहां पे नहीं दी होती फिर तुम अनएग्जॉस्टेड इनकम यूज करते। जब बिजनेस की इनकम तुम्हें 20 लाख दे दी है तो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट तो कुछ बची नहीं, क्योंकि स्लैब रेट मैंने वहां पे यूज कर ली है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का डन। चलो जी, अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब इसको पैक करते हैं। अब सुनो ध्यान से। अब बच्चा कह रहा है सर होमवर्क क्या करना है। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं जी। अब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? एक होमवर्क दे रहा हूं। और होमवर्क क्या दे रहा हूं सुन लो ध्यान से। होमवर्क मैं क्या दे रहा हूं? सर एक बार सरचार्ज वाला पॉइंट दोबारा बता दो मेरे बच्चे। सरचार्ज वाला पॉइंट याद करो, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में किया था। इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। अब इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 25% सरचार्ज लगना चाहिए। बट मैंने कहा था कि जो स्पेशल इनकम होती है, स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम जो लगता है वो 15% लगता है। स्पेशल कौन कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, फिर डिविडेंड की इनकम हो गया, ये आपकी स्पेशल इनकम होती है। अब इसमें मेरी स्पेशल इनकम है, इस पे लगेगा 15। अब स्पेशल को छोड़ के जो अदर इनकम बची है, उस अदर इनकम पे कितना लगेगा वो डिपेंड करता है मेरी अदर इनकम कितनी है। अगर अदर इनकम भी 2 करोड़ तक है तो उस पर भी 15% सरचार्ज लगेगा। अब यहां पे अदर इनकम मेरी बिजनेस वाली इनकम है, वो भी मेरी 2 करोड़ तक है, तो इसलिए पूरे टैक्स का मैंने 15% सरचार्ज लगा दिया। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। अब ये सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। अब तुम होमवर्क सुन लो। होमवर्क क्या है? क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बैंक जो है, इस क्वेश्चन बैंक का एक तो क्वेश्चन नंबर 20 आपने करके आना है जी। एक तो क्वेश्चन नंबर 20 आपने करके आना है। ये क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर है 11.19, ये आपने करके आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 ये आपने करके आना है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपने करके आना है, पेज नंबर 11.18। एक तो ये दोनों क्वेश्चन आपने करके आने, ये आपका होमवर्क है। और दूसरा सेक्शन 112A आपने जो भी पुराने नोट्स में जो भी लिखा है, आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ है, 112A आप घर से पढ़ के आओगे। आप 111A ये सेक्शन भी आप घर से एक बार पढ़ के आओगे, ठीक है। और एक सेक्शन 45(1) की मैंने तुम्हें एक्सेप्शंस करवाई थी 4, याद आ रही है एक्सेप्शन, जहां पर मैंने कहा था ट्रांसफर किसी अलग साल में, टैक्सेबल किसी अलग साल में। एक तो आपने किया होगा सेक्शन 45(1) वो इंश्योरेंस क्लेम वाला, फिर एक सेक्शन 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फिर एक सेक्शन 45(5) वो कंपल्सरी एक्विजिशन वाला,
और एक सेक्शन नंबर 45(5)(a) वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला, ठीक है ना। तो ये चारों सेक्शन भी एक बार आपने घर से पढ़ के आने, मतलब इनकी आपने एक बार घर से रिवीजन करके आनी है, और ये 2 क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो बस आपने ये घर से पढ़ के आने हैं, और वो क्वेश्चन आपने एक बार 2 क्वेश्चन जो है वो घर से ट्राई करके आने हैं। लोग करें इसको जी। प्रेजेंटेशन जो हम करेंगे, जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन वाली, उसके अंदर हम प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे, ठीक है। चलो सर, सेक्शन 50 का वैल्यूएशन ऑफिसर वाला पॉइंट बता दो। उसमें कुछ है ही नहीं यार कुणाल, वो किसी काम का है नहीं, वो मैंने तभी नहीं कराया। उसके अंदर ये मैंने आपको बताया था कि अगर कई बार क्या होता है कि आपकी एफएमवी जो होती है वो एसडीबी से कम होती है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी एफएमवी कम है एसडीबी से, तुम वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चले जाओ। फिर वैल्यूएशन ऑफिसर जो तुम्हारी वैल्यू निकाल देगा, उस वैल्यू को तुम अपनी वैल्यू मान लेना, बट वो एसडीबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक्चुअल सेल प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब वो एसडीबी और एक्चुअल सेल प्राइस के बीच में जो वैल्यू बताएगा, उस वैल्यू को वैल्यू मान के चलना, बट वो एग्जाम में किसी काम का नहीं है। ठीक है जी। कल शाम को सेम टाइमिंग, अब टाइमिंग जो होगी वो हमारी सेम होगी जी, टाइमिंग जो होगी वो हमारी सेम होगी। और आपके एग्जाम में इनकम टैक्स में कोई थ्योरी नहीं बनती नॉर्मली, जीएसटी में थोड़े बहुत थ्योरी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, इनकम टैक्स जो होगा वो सारा प्रैक्टिकल बेस होगा, तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तैयारी करनी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलूंगा कल वाली क्लास में। सारे बच्चे लाइक करके जाएंगे और इसको कमेंट करके जाएंगे, और सारे बच्चे कमेंट किया करो ताकि बहुत सारे बच्चे इसको देखें, उनको भी आइडिया लगे कि इस वीडियो में कुछ काम की बात होती है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।